नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। वक्त हो गया न्यूज 10 का। मैं हूं आपके साथ शीरीन। कल से पूरा देश गुस्से में है। शहर से लेकर गांव तक लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं से पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आतंकियों को उनके किए की सजा देने की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बार आतंक पर ऐसा प्रहार हो जिसे देखकर कोई आतंकी भारत की सरजमी पर आने से पहले 100 बार सोचे। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार नया प्लान तैयार किया है। 2.5 घंटे तक सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस की बैठक चली और इस बैठक में आतंकियों को नेस्त नाबूद करने की क्या रणनीति बनी, इसके अलावा कैसे पाकिस्तान का पानी बंद करने का फैसला हुआ, ये सारी बातें, इससे जुड़ी हर जानकारी आपको आगे विस्तार से बताएंगे। बात करेंगे उस नौशाद की जो खाता तो हिंदुस्तान का है लेकिन गाना पाकिस्तान के लिए गा रहा था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नौशाद ने सोशल मीडिया पर खुलेआम पाकिस्तान को थैंक यू कहा, लेकिन अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। हालांकि नौशाद की इस हरकत ने यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि हिंदुस्तान में ऐसे कितने नौशाद मौजूद हैं। इधर नौशाद खुश हो रहा था, उधर दिन भर आज देश शोक में डूबा रहा। गांव में उन निर्दोष लोगों की चिताएं जल रही थी जो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए। कश्मीर में कोई जन्मदिन का जश्न मनाने गया था, कोई अपनी एनिवर्सरी को यादगार बनाने के लिए पहुंचा था, तो कोई अपने हनीमून पर गया था। इन सभी निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर उनके सिर में गोली मारी गई। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद दर्द की ऐसी कहानियां सामने आई हैं जिसे सुनकर कोई भी सहम उठेगा। पर पहले आपको कुछ जानकारियां दे दें। सबसे पहले बात पाकिस्तान को दिए गए कड़े संदेश की करेंगे। भारत ने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि अब उसे न तो माफ किया जाएगा न ही उसकी दहशतगर्दी को बर्दाश्त करेंगे। सीसीएस की बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत सरकार के 5 बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी जो पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हैं। उनके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, पहला फैसला, सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया। ये 1960 का समझौता है जो सिंधु नदी प्रणाली को शांतिपूर्ण तरीके से विभाजित करता है। सुबह से ये आवाज उठ रही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता और यही वजह रही कि सरकार ने सिंधु जल समझौते को रोक दिया और पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया। सिंधु जल समझौते के तहत 6 नदियों के पानी को भारत और पाकिस्तान के बीच साझा किया जाता है। अभी तक 6 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान जाता है जबकि बाकी 20% पानी का इस्तेमाल भारत करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। कहा जा सकता है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है और भारत की तरफ से साफ कह दिया गया कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का समर्थन करना नहीं छोड़ता तब तक उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। दूसरा फैसला पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा से जुड़ा हुआ है। सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क वीजा रद्द करने का फैसला लिया है। जो पाकिस्तानी सार्क वीजा पर भारत आए हैं वो 48 घंटे में भारत छोड़ दें। तीसरा फैसला पाकिस्तानी उच्चायोग को लेकर है। नई दिल्ली में जो पाकिस्तानी उच्चायोग है उसमें रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को आवंटित व्यक्ति घोषित किया जाता है और उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। इसके अलावा भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। इसी तरह भारत ने दोनों देशों के राजनयिकों की संख्या घटाने का फैसला भी लिया है। दोनों देशों में अब 55 की जगह 30 लोगों का ही स्टाफ रहेगा। और जो चौथा फैसला है वो अटारी वाघा बॉर्डर को लेकर है। सरकार ने बॉर्डर को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो लोग इस बॉर्डर के रास्ते में लीगली आए हैं वो 1 मई तक वापस लौट जाएं। तो सीसीएस की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। लेकिन जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब हर किसी के मन में सवाल है कि इस बार भारत इस कायराना हरकत का जवाब किस तरह देता है, बदला किस तरह से लेगा। आज इसी को लेकर सीसीएस की बैठक हुई। पीएम आवास पर करीब 2.5 घंटे तक चली सीसीएस की बैठक में आतंक पर फाइनल प्रहार की रणनीति बनी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ अहम सदस्य मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि बैठक की शुरुआत में 10 मिनट तक अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी को ब्रीफ किया और उसके बाद रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री पूरा प्लान लेकर पहुंचे थे क्योंकि दोपहर के वक्त जब रक्षा मंत्रालय में बैठक हुई थी तो तीनों सेना प्रमुखों ने पहलगाम हमले का बदला लेने को लेकर अपने अपने विकल्प बताए। इन्हीं विकल्पों पर इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद जब अधिकारी और बाकी मंत्री यहां से निकले तो पीएम मोदी और गृह मंत्री ने अलग से भी बात की।
और माना जा रहा है कि बहुत जल्द आतंकियों के इस एक्शन का रिएक्शन होने वाला है। देखिए, पाकिस्तान की घबराहट बता रही है कि इस आतंकी घटना के पीछे उसकी भूमिका है या नहीं। अगर पाकिस्तान का इस घटना से कोई लेना देना ना होता तो वो इस तरह बिल्कुल ना घबराता। अब सूत्रों से जो खबर निकल कर आ रही है वो पाकिस्तान की टेंशन को थोड़ा और बढ़ाने वाली है। सेना ने पीओके में आतंकियों के 42 कैंप चिन्हित किए हैं। इसमें 32 कैंप साउथ पीर पंजाल रेंज में हैं, जो जम्मू की दूसरी तरफ पीओके वाले हिस्से में मौजूद है। इसी तरह 10 कैंप नॉर्थ पीर पंजाल रेंज में हैं, जो कश्मीर के दूसरी तरफ पीओके वाले हिस्से में हैं। संभावना इस बात की है कि पीओके में 110 से 130 कैंप मौजूद हैं और इसमें सबसे ज्यादा तादाद साउथ पीर पंजाल रेंज में है। वैसे तो जम्मू के दूसरी ओर का जो इलाका है, जिसे साउथ पीर पंजाल कहा जाता है, उसमें 100 के करीब आतंकी लॉन्च पैड हैं। लेकिन फिलहाल सेना की नजर साउथ पीर पंजाल रेंज के करीब 32 कैंप पर है, जहां सबसे ज्यादा गतिविधि होती रहती है और इसी को लेकर ये बड़ी जानकारी भी निकल रही है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चौतरफा एक्शन लिया जा रहा है। एक एक्शन पहलगाम में भी हुआ है। आतंकी हमले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और इस एफआईआर में अज्ञात आरोपी का नाम है। एफआईआर में हमले को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। इस हमले से देश की शांति को भंग की साजिश बताई गई है। एफआईआर में 103, 109, 61 जैसी धाराएं लगाई गई हैं। वहीं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 27 भी लगाई गई है। यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत 16, 18, 20 की धाराएं लगाई गई हैं। जांच के लिए एडिशनल एसपी गुलाम हसन शेख को नियुक्त किया गया है। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अज्ञात दहशतगर्दों ने सरहद पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत खूंखार हथियारों से सैलानी जो पहलगाम घूमने आए थे उन पर खौफ और दहशत फैलाने के लिए हमला किया है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का अंतिम संस्कार उनके पैतृक निवास करनाल में किया गया। अंतिम विदाई में ऐसा लग रहा था मानो पूरा करनाल रो रहा हो। अभी तो हाथों की मेहंदी भी ठीक से नहीं छूटी थी। अभी तो जी भरकर बात भी नहीं हो पाई थी। 16 अप्रैल का ही तो दिन था जब दोनों ने जीने मरने की कस्में साथ खाई थी। लेकिन बेरहम किस्मत दगा दे गई और 7 जन्मों का साथ 6 दिन में छूट गया। विनय के पार्थिव शरीर से लिपटकर हिमांशी रोई जा रही थी। हिमांशी बार बार विनय के शव को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि इतनी जल्दी क्या थी जाने की। काश वीजा लग गया होता तो ये मनहूस दिन ही ना देखना पड़ता, क्योंकि शादी के बाद विनय और हिमांशी हनीमून के लिए यूरोप जाने वाले थे। इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन वीजा नहीं मिला और नियति ने ऐसा खेल खेला कि दोनों को कश्मीर ले गई, जहां 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम में 26 सैलानियों के साथ विनय की भी हत्या कर दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिस घर में कुछ दिन पहले शादी की रौनक थी, वहां मातम पसरा हुआ था। परिवार के लोगों ने रात भर विनय के दादा और दादी को इस घटना की जानकारी नहीं दी। उन्हें सुबह पता चला कि उनका पोता अब नहीं रहा, तो आंखों से आंसू का सैलाब छूट पड़ा। छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। छुट्टी तो मिल जाती, लेकिन उसको वीजा नहीं लगा था वहाँ। वीजा नहीं लगा। बुधवार को जब विनय का पार्थिव शरीर करनाल पहुंचा तो पूरा गांव रो रहा था। कोई घर ऐसा नहीं था जहां मातम ना पसरा हो। नेवी के तमाम ऑफिसर हैं जो विनय नरवाल को आखिरी सलामी जो है वो दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि विनय नरवाल शमशान घाट की तरफ उनके जो पार्थिव शरीर है उसको लेकर जाया जा रहा है, और तमाम जो नेवी के ऑफिसर्स हैं वो विनय नरवाल को आखिरी सलामी दे रहे हैं। हरियाणा के सपूत को नौसेना ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदा किया। विनय नरवाल भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन वो हमेशा अमर रहेंगे। कल हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी को भी गोली लगी थी। शुभम की फरवरी में ही शादी हुई थी और वो पत्नी समेत पूरे परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए थे। बैसरन घाटी में घुड़सवारी करते वक्त आतंकियों ने उनके सिर पर गोली मार दी थी। आ रहे आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मैंने खुदाया, ये तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते,
कायर आतंकियों ने एक हंसते खेलते इंसान की जिंदगी ले ली। अभी शुभम जी की शादी अभी 12 फरवरी को ही हुई थी। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी। 31 साल की उम्र थी। कानपुर के श्यामनगर में रहने वाले शुभम द्विवेदी सीमेंट कारोबारी थे। शादी के बाद परिवार के 11 सदस्यों के साथ पहलगाम गए थे। आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलाई गई। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त शुभम घुड़सवारी कर रहे थे। उनके साथ में उनकी पत्नी भी थी। तभी अचानक आतंकी पहुंचे और सिर में गोली मार दी। शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहाँ पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको जानकारी दी। शुभम द्विवेदी परिवार के सदस्यों के साथ 18 अप्रैल को घर से कश्मीर के लिए निकले थे। पहलगाम घूमने के बाद 23 अप्रैल को घर लौटने का प्लान था, लेकिन आतंकियों ने उन्हें मार डाला। इस खबर से कानपुर में शोक का माहौल है। परिवार के लोग सरकार से शुभम द्विवेदी के शव की मांग कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में सूरत के रहने वाले एक पर्यटक की भी जान गई है। इस शख्स का नाम शैलेश हिम्मत भाई कलाथिया है, जो बर्थडे मनाने के लिए जम्मू कश्मीर गए हुए थे। 23 अप्रैल को शैलेश का जन्मदिन होता है। इस बार 44वें जन्मदिन को यादगार मनाने के लिए शैलेश अपनी पत्नी शीतल और दोनों बच्चों के साथ घाटियों की सैर करने गए थे। लेकिन बर्थडे से एक दिन पहले ही आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। अब शैलेश का पूरा परिवार सदमे में है। जिस वक्त आतंकियों ने शैलेश को गोली मारी उस वक्त उनकी पत्नी और दोनों बच्चे भी वहीं मौजूद थे। इस आतंकी घटना में शैलेश की बेटी भी घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। शैलेश हिम्मत भाई कलाथिया वैसे तो सूरत के रहने वाले थे, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी करने के चलते पिछले 4 साल से मुंबई में किराए के मकान में रहते थे। जिस वक्त पहलगाम के बेसरन पिकनिक स्पॉट पर आतंकी अटैक हुआ, वहां छत्तीसगढ़ के भी कई पर्यटक मौजूद थे। इसी में से एक थे दिनेश मिरानिया, जिनकी गोली लगने से मौत हो गई। पहलगाम की वादियों में दिनेश मिरानिया पत्नी के साथ शादी की सालगिरह मना रहे थे। साथ में बच्चे भी मौजूद थे। लेकिन तभी घात लगाए आतंकी वहां पहुंचे और दिनेश मिरानिया को पत्नी और बच्चों के सामने गोली मार दी। दिनेश परिवार के साथ रविवार को जम्मू पहुंचे थे। सोमवार को रिश्तेदार के घर कोई कार्यक्रम था। इसके बाद मंगलवार को पहलगाम घूमने का प्लान बनाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऐसी घटना हो जाएगी। ससुराल पक्ष से वहाँ पे एक भागवत कथा का आयोजन हुआ था और उसी निमित्त गए थे। बताया जा रहा है कि बारूद के छींटे पड़ने से दिनेश की पत्नी के चेहरे पर गहरा घाव हो गया है। वहीं बच्चों को भी चोट आई है। दिनेश स्टील के कारोबारी थे। 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। बेटा बैंगलोर में पढ़ता है और बेटी रायपुर में पढ़ाई करती है। बच्चों की छुट्टी थी तो पूरे परिवार के साथ कश्मीर घूमने का प्लान बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह जब आर्मी कैंप पहुंचे तो वहां उन्होंने दिनेश के परिजनों से बात की। इस दौरान दिनेश की पत्नी और उनके बच्चे रोते बिलखते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन भी शामिल थे। मनीष परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए हुए थे। बीच में किसने मारा? कौन मार दिया मेरे लाल को? मेरे जिगर का टुकड़ा को हमसे छीन लिया। मेरे लाल को हमसे छीन लिया। इतना घर में चीख पुकार मची। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। रह गई हैं तो सिर्फ मनीष रंजन की यादें। इतना अच्छा लड़का, बहुत बुद्धिमान, बहुत पढ़ा लिखा, इतना अच्छा लड़का, किसने मार दिया उसको? मनीष रंजन इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी थे। हैदराबाद में पोस्टेड थे। मनीष ने पहले बनारस फिर अयोध्या होते हुए सब परिवार पहलगाम पहुंचे थे और घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। तभी आतंकियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जब आतंकवादी हमला हुआ तो ये घुड़सवारी कर रहा था। वाइफ थी, उनका एक बेटा है, एक बेटी है, उनका पूरा परिवार था। इधर बिहार में मनीष रंजन के गांव में मातम पसरा हुआ है। घर में चाचा चाची हैं जिनके आंसू रुक नहीं रहे। बेइंतहा गम और गुस्से के बीच परिवार आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। सजा मिलना चाहिए उस आतंकवादी लोग को जो मेरे बच्चा का जान लिया।
सरकार पर भरोसा है? को तो भरोसा है। मनीष रंजन एक बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ एक आदर्श पिता, पति और 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। फिलहाल परिवार के बाकी लोग अब भी पहलगाम में हैं। आज देर रात या कल मनीष का पार्थिव शरीर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस आतंकी हमले में महाराष्ट्र के डोंबिवली के अतुल मोने की भी जान गई है। अतुल मोने परिवार के संग कश्मीर घूमने गए थे। मोने के शव को मुंबई लाया गया है। अतुल मोने अक्सर छुट्टियों में घूमने जाया करते थे। इस बार पत्नी और बेटी के साथ कश्मीर घूमने का प्लान बनाया और पहलगाम पहुंच गए। घटना से कुछ देर पहले ही परिवार वालों से बातचीत भी हुई थी। नाम डिस्प्ले होने लगा तो हम थोड़ा सा डर गए, तो से कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग को कोई भी कॉल हम लोग का लग नहीं रहा था। कंट्रोल रूम से पता चला कि वो अतुल श्रीकांत मोने वही है। अतुल मोने रेलवे में परेल वर्कशॉप सेक्शन में इंजीनियर थे। उनकी बेटी का अगले साल 12वीं बोर्ड का एग्जाम था। इस वजह से मोने ने पहले ही घूमने की प्लानिंग कर ली। आतंकी हमले में अतुल मोने की मौत के बाद उनके दोस्त भी दुखी हैं। उनका वक्तव्य भी अच्छा था, उनकी पढ़ाई भी बहुत बड़ी थी, राजकीय विश्लेषण बहुत अच्छा था। और हम लोग ऐसे आते आते एक 15 मिनट का रास्ता है हम लोग का, वो रास्ते से हम लोग आते थे। डोंबिवली के 3 लोगों ने पहलगाम हमले में अपनी जान गंवाई है। पहलगाम हमले में इंदौर के सुशील नथानियल की भी मौत हुई है। सुशील का भी पूरा परिवार कश्मीर घूमने के लिए निकला था, लेकिन आतंकियों ने उनकी खुशियां एक पल में छीन ली। सुशील नथानियल के घर में सभी गमज़दा हैं। परिवार ईस्टर का त्योहार मनाने इकट्ठा हुआ था। काफी समय बाद सभी सदस्य एक साथ मिले थे। फिर कश्मीर घूमने की प्लानिंग बनी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आतंकियों ने जब पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया तो एक एक के मजहब के बारे में पूछा। सुशील नथानियल क्रिश्चियन थे। परिवार का कहना है जब उन्होंने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया तो आतंकी बौखला गए और उन्हें गोली मार दी। उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोला गया तो सुशील ने बोला कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, कलमा में कैसे पढ़ सकता हूँ। तो उनकी वाइफ को एक तरफ किया और उसको गोली मार दी। सुशील नथानियल की बेटी आकांक्षा आतंकियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई है। आकांक्षा को पैर में गोली लगी है। परिवार ने कश्मीर में कई जगह घूमने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही ये त्रासदी हो गई। परिवार को समय मिला, यहाँ एक साथ इकट्ठे हुए त्योहार के कारण, ईस्टर त्योहार के कारण। हमने सोचा कि चलो इस मौके का फायदा उठाया जाए और घूम फिर लिया जाए। वहीं इंदौर के कलेक्टर भी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। परिजन जो है वो सुरक्षित हैं, श्रीनगर में हैं। जैसे ही वहाँ से शरीर रवाना होता है, परिवार रवाना होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जो वहाँ के लोकल ईडीएम हैं उनके साथ मैं खुद संपर्क में हूँ। इंदौर के अभिनंदन नगर में शोक का माहौल है। स्थानीय लोग पीड़ित परिवार के घर सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। इस आतंकवादी हमले में ओडिशा के बालासोर निवासी प्रशांत सतपथी की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि प्रशांत जब रोपवे से उतर रहे थे, उसी वक्त आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। ओडिशा के प्रशांत सतपथी अपनी पत्नी प्रियदर्शनी और 8 साल के बेटे के साथ छुट्टियां मनाने पहलगाम गए थे। दोपहर 3-3:30 बजे फोन आया, मेरे मम्मी को फोन आया, मेरा जो छोटा भाई का बेबी है, तुम्हारा बेटे को गोली मार दी था। प्रशांत की पत्नी प्रियदर्शनी के मुताबिक वे लोग रोपवे से उतर रहे थे, तभी फायरिंग की आवाज सुनाई दी। कोई समझ नहीं पाया कि क्या हुआ और इसी दौरान प्रशांत के सिर में गोली लग गई। मैं तुम्हारे भाई को जिंदा नहीं ले सका, यहाँ पे डेड बॉडी लेके जा रहा हूँ। प्रशांत भुवनेश्वर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे। मौत की खबर सुनने के बाद परिवार के लोग सदमे में हैं। आतंकी पर्यटकों से उनका नाम पूछ रहे थे और फिर गोली चला रहे थे। इस आतंकी हमले में गुजरात के भावनगर के रहने वाले 2 पिता पुत्र को भी आतंकियों ने मार डाला। दोनों मोरारी बापू की कथा सुनने के लिए पहलगाम गए हुए थे।
वो भयंकर मंजर था जब आतंकी अंधाधुंध गोली चला रहे थे और सैलानी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस आतंकी हमले में 2 पिता पुत्र की जान चली गई। दोनों गुजरात के भावनगर से 16 अप्रैल को मोरारी बापू की कथा सुनने के लिए श्रीनगर आए थे, लेकिन जब कथा सुनने के बाद कश्मीर की हसीन वादियों को देखने के लिए पहलगाम गए तो आतंकियों ने उनकी जान ले ली। वो लोग यहाँ से गए थे 16 तारीख को। मोरारी बापू की जो सप्ताह बैठी थी, सप्ताह में कथा सुन रहे थे। फिर दोपहर बाद वो लोग साइट सीन के लिए निकलते थे, तो वहाँ पर अचानक से उसको 2 लोगों ने पूछा हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो इन लोगों ने बताया कि भाई हम मोरारी बापू की कथा में आए हैं, गुजरात से आए हुए। तभी उसको 0 रेंज से उसको शूट किया है। पिता का नाम यतीश भाई परमान और बेटे का नाम स्मित परमान है। जिस वक्त आतंकियों ने उन्हें गोली मारी तब यतीश भाई परमान की पत्नी भी वहां मौजूद थी। सोचिए क्या बीती होगी उन पर, जिनकी आंखों के आगे आतंकियों ने उनके सुहाग और बेटे दोनों का कत्ल कर दिया। इस खबर से पूरा परिवार सदमे में है। गमों का ऐसा पहाड़ टूटा है, आंसुओं का सैलाब रुक नहीं रहा है। ये लोग भावनगर के कलियाबीड़ नंदनवन सोसाइटी की गली नंबर 7 में रहते थे। पिता पुत्र की मौत से पूरे मोहल्ले में मातम छाया है। वहीं हमले से पहले परिवार का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सभी पर्यटक घाटी में खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन हर कोई आने वाले खतरे से अनजान है, क्योंकि घाटी में जिहाद का एक ऐसा जहर घोला है कि भावनगर ही नहीं पूरा देश शोक में डूबा है। आतंकियों ने मुंबई के पनवेल में रहने वाले दिलीप देसल की भी हत्या कर दी। दिलीप अपनी पत्नी के साथ पहलगाम घूमने गए थे, तभी घात लगाकर आतंकियों ने उन पर भी हमला कर दिया। लेकिन दिलीप देसले की मौत की खबर सुनकर हर कोई सन्न है। पड़ोसी हैरान है, रिश्तेदार परेशान है, क्योंकि किसने सोचा था दिलीप देसले की मौत की खबर इस तरह आएगी और हर किसी को गमजदा कर देगी। जेके गवर्नमेंट से तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो मुझे जो भी कम्युनिकेशन मिला इट वाज प्योरली फ्रॉम द न्यूज़। कि नाम जब आया, पहले तो जो भी फायरिंग हुआ उसका न्यूज़ आया था, तो वी वेटेड। फिर इवनिंग में ये न्यूज़ आया कि उनका नाम आ गया था। दिलीप अपनी पत्नी उषा के साथ गर्मी की छुट्टी मनाने पहलगाम गए थे, जहां आतंकी हमले में दिलीप की मौत हो गई। 2 दिन पहले है वो कश्मीर गए थे घूमने के लिए। उनके साथ ही पनवेल से करीबन 39 लोग है वो कश्मीर घूमने के लिए गए थे। निसर्ग पर्यटन कंपनी उनके माध्यम से ये लोग कश्मीर गए थे, और इसी 39 लोगों में से आतंकी हमले में दिलीप देसले जो है उनकी मौत हो चुकी है। दिलीप के परिजन उनकी डेड बॉडी लेने पहलगाम जा रहे हैं। परिजनों ने 4 लोगों के जाने की फ्लाइट की टिकट कराई है, लेकिन वापसी रेट इतने ज्यादा हैं कि मृतक के परिजन ने सवाल उठाए हैं। तो हमने टिकट बुक कर दिया, तो टिकट कॉस्ट इज ऑल्सो लाइक समवेयर अराउंड 10,500 फॉर 1 पर्सन। तो हमने 4 लोगों की टिकट्स तो बुक कर दिए। द रिटर्न टिकट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज 40,000 फॉर 1 पर्सन। सोचिए, एक तरफ गमों का पहाड़ है, दूसरी तरफ डेड बॉडी लाने के लिए परिजनों को कितना खर्च करना पड़ रहा है। ये दर्द सिर्फ दिलीप देसले के परिजनों का नहीं है, उन सभी का है जिन्होंने इस आतंकवादी हमले में अपनों को खोया है। क्योंकि पहलगाम से डेड बॉडी लाने के लिए सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, इसकी कोई जानकारी परिजनों को नहीं दी गई है। आतंकी हमले में जिन सैलानियों की हत्या हुई उसमें एक नाम कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले मंजुनाथ राव का भी है, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ कश्मीर घूमने गए थे। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा कर्नाटक से। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। ये वीडियो आतंकी हमले से पहले का है, जिसमें मंजुनाथ राव और उनकी पत्नी पल्लवी राव नजर आ रहे हैं। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा कर्नाटक से। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी। दोनों डल झील में शिकारे का आनंद ले रहे हैं। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। लेकिन आने वाले खतरे से अनजान है। मंजुनाथ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहलगाम में छुट्टियां मना रहे थे, तभी आतंकियों ने हमला किया और मंजुनाथ का नाम पूछकर उन पर गोलियां बरसा दी। जब आतंकियों ने मंजुनाथ पर गोली चलाई तो पल्लवी ने भी आतंकियों से उन्हें भी गोली मारने की गुहार लगाई, लेकिन आतंकियों ने उन्हें छोड़ दिया। जब आतंकियों ने मंजुनाथ को गोली मारी तब वो अपने पत्नी और बेटे के लिए नाश्ता खरीदने गए थे, तभी आतंकियों ने गोली चला दी। मंजुनाथ की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोग पल्लवी और उनके बेटे को सुरक्षित स्थान पर ले गए।
मंजुनाथ की मौत से पूरे परिवार का बुरा हाल है। मंजुनाथ की बहन दीपा ने बताया कि जिस दिन हादसा हुआ उसकी सुबह उन्होंने उनसे बात की थी। वो ठीक थे, लेकिन अचानक ऐसा हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। ये दावा किया जा रहा है कि आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा और फिर उन्हें गोली मारी। इस बीच मृतकों की लिस्ट में सैयद हुसैन शाह का भी नाम शामिल है, जिनके आधार पर धर्म वाली थ्योरी पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। रात 8 बजे मृतकों की जो लिस्ट जारी हुई उसमें सैयद हुसैन शाह का नाम लिखा था और ये भी बताया गया कि सैयद हुसैन शाह अनंतनाग के रहने वाले थे। सैयद हुसैन की मां का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि सैयद हुसैन घर का सबसे बड़ा बेटा था और उसी की कमाई से घर चलता था। और कौन है, और छोटे हैं दो, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे, घोड़े चलाता था। सैयद पर्यटकों को अपने घोड़े से सैर करवाता था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जब आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू की तो सैयद हुसैन आतंकियों से भिड़ गया और सैलानियों को कश्मीर का मेहमान बताया। इसी दौरान आतंकियों ने उसे भी गोली मार दी। कल हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश सन्न है। इस कायराना हरकत के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। जैसे आतंकी पहलगाम की बैसरन घाटी तक आखिर कैसे पहुंचे? सवाल ये कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और खुफिया विभाग को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में पहले से ही आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया था। ऐसे में अगर चूक हुई तो कहां हुई और कैसे हुई? बैसरन घाटी और आसपास कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी वहां? आतंकी आए कहां से और हमला करने के बाद वो भागे कहां पर? गोली चलाने वाले आतंकी स्थानीय थे या फिर पाकिस्तानी? सवाल यह भी कि आतंकियों के मददगार कौन हैं और कितने हैं? उनके खिलाफ अब तक क्या एक्शन लिया गया है? ये तमाम वो सवाल जिनके सवाल के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। आतंकियों में से कुछ ने इंडियन आर्मी या पुलिस के कपड़े पहन रखे थे, जो धर्म पूछ कर गोली चला रहे थे। ऐसे में जब हमले के बाद मौके पर भारतीय फौज पहुंची तो उन्हें देखकर पर्यटक खौफ से भर गए। हमले की ठीक बात का ये वीडियो अंदर तक झकझोर देता है। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो, मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। दहशत, दर्द और तड़प, ये आतंकी हमले के चंद मिनट बाद का वीडियो है। जान बचाने के लिए पहलगाम की तरफ भाग रहे पर्यटकों को भारतीय सेना के कुछ जवान मिल गए। उन्हें देखकर भी लोग सिहर गए थे। एक महिला बच्चों की जान बख्श देने की गुहार लगाने लगी। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो, मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। वर्दी में आए आतंकियों की दरिंदगी और क्रूरता देखने के बाद ये लोग भारतीय फौज को सामने पाकर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो, मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। सेना को सामने देख इस महिला का दर्द ऐसे फूटा जो किसी पत्थर दिल का कलेजा भी फाड़ दे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं, बेटा शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? आतंक के दरिंदों ने इसी तरह न जाने कितने परिवार उजाड़ दिए। किसी का बेटा तो किसी का पति छीन लिया। किसने सोचा था जन्नत में सुकून लेने का फैसला जीवन भर का नासूर बन जाएगा। इधर झारखंड के बोकारो से पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने पहलगाम अटैक के बाद सोशल मीडिया पर देश विरोधी बातें लिखी थी। हाथों में हथकड़ी और पुलिस हिरासत में मौजूद ये वही शख्स है जिसने पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान को थैंक यू लिखा था। नौशाद ने पाकिस्तान को इस नरसंहार के लिए न केवल बधाई दी बल्कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की तारीफ भी की। पोस्ट वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आ गई। एसपी के आदेश पर आरोपी नौशाद को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। नौशाद मदरसे में मुफ्ती का काम करता है। इससे पहले भी ये कई बार देश विरोधी पोस्ट करता रहा है, लेकिन इस बार पुलिस की पकड़ में आ गया।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। राजस्थान के जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। आतंकवादियों ने 26 सैलानियों को गोलियों से भूनकर मार डाला, जिसके विरोध में जोधपुर के जालौरी गेट पर विश्व हिंदू परिषद ने पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस हमले में 26 सैलानियों की मौत हो गई, जबकि कई सैलानी जख्मी हो गए। इस आतंकवादी हमले ने हर किसी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में पहली बार इस तरह सैलानियों पर अटैक हुआ है। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों पर गोली चलाई। पहलगाम हमले के गुनहगारों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीड़ितों से बातचीत के आधार पर 3 आतंकवादियों के स्केच भी जारी किए। अब सुरक्षा बल इन आतंकियों की तलाश में जुट गए हैं। चलना यार, वही था, कोई दिखता। पहलगाम हमले के गुनहगार एक एक करके सामने आ रहे हैं। सुलेमान शाह, अबू तलहा, आसिफ फौजी, ये वो नाम है जिन्होंने मासूम पर्यटकों पर गोली बरसाई। हमले को अंजाम देने से पहले आतंकियों ने फोटो खिंचवाई। इन 4 आतंकियों की तस्वीरों को देखिए। हाथों में हथियार लिए हैं, जैकेट पहने हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले के पीड़ितों से मिलकर आतंकियों का स्केच भी बनाया। ये आतंकी करीब 2 हफ्ते पहले पहलगाम पहुंचे, इलाके की लगातार रेकी की, बाद में मौका देखकर हमला किया और जंगलों में वापस भाग गए। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम के बैसरन में 4 आतंकवादियों ने हमला किया, जबकि 3 ने पूरे हालात पर नजर रखी। उनमें से एक आदिल गुरी है, जो कथित तौर पर 2018 में पाकिस्तान से वापस आया था और भाग गया। एक दूसरे आतंकी का नाम आसिफ शेख बताया जा रहा है। गुरी और शेख के साथ 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भी आतंक मचाया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।